अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आइए आज हम सबक 18 यानी काठ का घोड़ा, सबक का नाम है काठ का घोड़ा, उसे हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम उसके मुसन्निफ के बारे में जान लें। मुसन्निफ है रतन सिंह। रतन सिंह कस्बा दाऊ, तहसील नारवाल, ज़िला सियालकोट में पैदा हुए। एक मकामी स्कूल में मैट्रिक तक तालीम पाई। तकसीम वतन के बाद हिंदुस्तान चले आए। 1962 में ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के हैसियत से मुंसलिक हुए। अपनी मुलाजमत के दौरान उन्होंने जालंधर, भोपाल, लखनऊ, जबलपुर और श्रीनगर वगैरह शहरों में क़याम किया। उन्हें शुरू से अफसाना निगारी का शौक था। तालिब इल्मी के दौर में कहानियाँ लिखने लगे। बतौर अफसाना निगार उनका नाम बहुत जल्द मशहूर हो गया। पहली आवाज़, पिंजरे का आदमी, काठ का घोड़ा और पनागाह उनके अफसानवी मजमूए हैं। उनके दो नावलेट दरबदरी और उड़न खटोला और एक तवील सवानही नज़म हटबीती और उर्दू और पंजाबी में शाये हो चुकी है। वो मुतरजम के हैसियत से भी जाने जाते हैं। तो ये आपने पढ़ा रतन सिंह के बारे में। रतन सिंह सियालकोट में पैदा हुए, वहीं से उसी जगह मुकामी स्कूल में एक मुकामी स्कूल से मैट्रिक तक तालीम पाई। और जब वे हिंदुस्तान तकसीम हुआ तो वो हिंदुस्तान चले आए। उन्होंने बहुत सारे अफसाने लिखे। उनके मशहूर अफसाने हैं पहली आवाज़, पिंजरे का आदमी, काठ का घोड़ा और पनागाह। नावलेट भी हैं दरबदरी और उड़न खटोला। उन्हें ट्रांसलेटर मुतरजम की हैसियत से भी जाना जाता है। अब यहाँ पढ़ते हैं हम काठ का घोड़ा। इस वक्त बंदूक का ठेला तो ठेला, खुद बंदू ऐसा बेजान काठ का घोड़ा बनकर रह गया है जो अपने आप न हिल सकता है, न डुल सकता है, न आगे बढ़ सकता है। इसीलिए बंदूक की ही वजह से अंधेर देव के तंग बाजार में रास्ता करीब करीब बंद होकर रह गया है। जरूरत से ज्यादा बोझ से लदा हुआ बंदूक का ठेला सड़क पर चढ़ाई होने की वजह से रुक सा गया है। रह कर अगर चलता भी है तो जूं की रफ्तार से रेंगता है और फिर खड़ा हो जाता है। उसके पीछे कारें, ट्रक, बसें, मोटरसाइकिल, स्कूटर और ये के सभी तेज रफ्तार गाड़ियों की लंबी कतार ठहर सी गई है और उन्हीं के बीच में तांगे और रिक्शे भी फंसे हुए हैं। इन गाड़ियों में बैठे हुए हैं वजीर, मुल्क के बड़े बड़े कारखानेदार, कारोबारी सेठ, दफ्तरों के अफसर, दुकानदार, वर्दियों वाले फौजी और पुलिस वाले, सफेद कॉलरों वाले बाबू, आम आदमी, सौदा सलफ खरीदने के लिए घरों से निकली औरतें, स्कूलों और कॉलेजों के बच्चे, डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर सभी के सभी ठहर गए हैं। लगता है जैसे बंदूक की सुस्त रफ्तार की वजह से सारे शहर, बल्कि एक तरह से कहा जाए तो सारे मुल्क, सारी दुनिया की रफ्तार धीमी पड़ गई है। यूं तो वजीर अपनी कार में बैठा कुछ लोगों से गुफ्तगू कर रहा है, लेकिन बेचैनी से बार बार घड़ी देख रहा है, क्योंकि किसी गैर मुल्की वफद से मिलने का वक्त करीब आ रहा है। उसकी समझ में ये नहीं आ रहा कि आगे से रास्ता इस तरह बंद क्यों हो गया है। उसका ड्राइवर घबराया हुआ बार बार कार से उतरता है, कुछ दूर जाकर देख कर आता है और फिर मायूस होकर गाड़ी में बैठकर इंतजार करने लगता है। वो लोग जो कार में बैठे वजीर से बातें कर रहे हैं, दिल ही दिल में खुश हैं कि रास्ता बंद होने की वजह से कार खड़ी है और उन्हें वजीर के सामने अपनी बात रखने का पूरा मौका मिल रहा है। कारखानेदार और कारोबारी सेठ अलबत्ता कारों की गद्दियों पर बैठे बेचैन हो रहे हैं। उनके लिए हर गुजरे हुए पल के मानी है लाखों का घाटा। रेलवे का एक ड्राइवर बार बार अपनी साइकिल का अगला पहिया उठाकर पटक रहा है। परेशानी की वजह से उसके माथे पर पसीना आ रहा है, क्योंकि जिस गाड़ी को लेकर उसे जाना है उसके जाने का वक्त हो चुका है और वो यहाँ रास्ते में कैद होकर रह गया है। स्कूलों और कॉलेजों के ज्यादातर बच्चे खुश हैं, जितने पीरियड निकल जाए उतना ही अच्छा है, लेकिन कुछ एक को अफसोस भी है कि उनकी पढ़ाई पीछे रह जाएगी।
इसी तरह सर पर लोहे की टोपी पहने हुए फौजी बार बार मोटरसाइकिल का हॉर्न बजा रहा है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वो जानता है कि अगर दफ्तर पहुंचने में देर हो गई तो उसका कमांडेंट ऑफिसर 40 किलो का वजन पीठ पर लदवाकर 10 किलोमीटर का रोड मार्च करवा देगा। लेकिन बंधु इन सबसे बेखबर है, बेनियाज है। आज उससे ठेला खींच भी नहीं पा रहा। एक तो सेठ के बच्चे ने ज्यादा बोझ लाद दिया है, दूसरे उसके ठेले का धुरा जाम हो रहा है, तीसरे ये कि चढ़ाई का रास्ता है, और चौथे ये कि उसका मन ही नहीं हो रहा है ठेला खींचने का। वही काठ के घोड़े वाली बात हो रही है, जो अपने आप सरक नहीं सकता। जब कभी उसका मन उदास होता है तो उसकी कैफियत इस काठ के घोड़े जैसी हो जाती है, जिसे वो बचपन में एक मेले से खरीद कर बड़ा दुखी हुआ था। काठ का रंगीन घोड़ा लेकर जब वो बड़े फख्र से गली के बच्चों के बीच गया तो उसने देखा कि किसी के पास चाबी वाली मोटर थी जो घूं घूं करती हुई तेज भागती थी, और किसी के पास रेलगाड़ी थी, इंजन समेत अपने आप चलने वाली गाड़ी। जिसके पास ऐसे दौड़ने वाले खिलौने नहीं थे, उनके पास रस्सी के सहारे घूमने वाले रंगीन लट्टू थे। तेजी से घूमते हुए वो ऐसे लगते थे जैसे वो सारे मैदान को अपने घेरे में ले रहे हों। इन खिलौनों के सामने उसका काठ का घोड़ा साकित बेजान था। वैसे बच्चों के सामने खेलते हुए उसने भी अपने घोड़े को टांगों के बीच फंसाकर दौड़ने का स्वांग किया था, लेकिन दिल ही दिल में वो जानता था कि उसका खिलौना दूसरों के खिलौने के सामने बेकार और बेमानी है। इसीलिए घर आकर उसने काठ के घोड़े को चूल्हे की आग में झोंक दिया था। लेकिन जलने के बावजूद जैसे वो बेजान काठ का घोड़ा उसकी शख्सियत के साथ चिपक कर रह गया था, क्योंकि हुआ ये कि गली के ही बच्चे जो उसके साथ खेला करते थे, उनमें से कोई पढ़ लिख कर मुनीम बन गया था, तो कोई वकील, कोई स्कूल का मास्टर हो गया था, तो कोई बड़ा अफसर, और उसके बरक्स बंधु वही काठ का घोड़ा ही रह गया। बाप ठेला चलाता था तो वो भी ठेला ही खींच रहा था। वो अक्सर सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ कि एक ही गली में रहते हुए बाकी लोग आगे बढ़ गए और वो पीछे रह गया। ऐसा क्यों कर हो गया? लेकिन वो सोचे भी तो क्या, काठ का घोड़ा भला सोच ही क्या सकता है। लेकिन आज वही काठ का घोड़ा यही सोचकर उदास हो रहा है कि उसके 8-9 साल के लड़के चंदू ने महज इसलिए स्कूल जाना बंद कर दिया है कि वो उसके लिए जरूरत की चीजें जुटा नहीं पाता। जब मैं अपनी जिंदगी की गाड़ी ठीक से नहीं खींच पाता तो फिर इस ठेले के बोझ के क्यों खींचूं? बंधु सोच रहा है। उसके दिल ने कहा कि ठेला जो पहले ही सरक नहीं पा रहा है, उसे छोड़ छाड़ कर अलग खड़ा हो जाऊं। उसकी हिम्मत पहले ही जवाब दे रही है। रह रह कर उसके दिल में ख्याल उठ रहे हैं कि एक दिन उसके चंदू को भी इसी तरह ठेले के बोझ को खींचना पड़ेगा। इस ख्याल के साथ उसे अपनी जान टूटती हुई सी महसूस हो रही है और उसके लिए एक एक कदम उठाना भी दुश्वार हो रहा है। लेकिन उसके पीछे जो लोग खड़े हैं वो उतावले हो रहे हैं, बार बार हॉर्न बजाकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। उनमें से एक उसके पास आया और बोला, भैया जल्दी करो, तुम्हारे पीछे पूरी दुनिया रुकी पड़ी है, अटकी पड़ी है। अटकी है तो अटकी रहे, बंधु ने झुंझला कर जब बोला। जो लोग तेज जाना चाहते हैं उनसे कहो कि मेरे पैरों में भी पहिए लगवा दें। बात तो ठीक कहता है, किसी ने कहा। ये कैसे हो सकता है कि कुछ लोग इतने तेज हो जाएं कि वो हवा से बातें करने लगे, और कुछ को इतना मजबूर कर दिया जाए कि उनके लिए कदम उठाना भी दुश्वार हो जाए। ये सब बातें गाड़ियों के हॉर्न की आवाजों और लोगों के शोर में दबी जा रही हैं। काठ के घोड़े में कदम उठाने की हिम्मत नहीं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, और उसके पीछे भीड़ में वजीर रुका हुआ है जिसे किसी गैर मुल्की वफद से वक्त मुकर्ररा पर बात करना है। वो ड्राइवर अटका हुआ है जिसे मुल्क के किसी दूसरे शहर की तरफ रेलगाड़ी लेकर जाना है। स्कूल के वो बच्चे रुके हुए हैं जो कल के मालिक होंगे। डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर सब के कदम बंद कर रह गए हैं। और बंदूक काट का घोड़ा अंधेर देव के बाजार में अपने ठेले के साथ खड़ा हो गया है। उसके पाँव में हरकत आए तो जिंदगी आगे बढ़े। ये कहानी थी रतन सिंह की। तो इस कहानी को आपने पढ़ा, इसमें काठ का घोड़ा
किसे कहा गया? काठ का घोड़ा बंधु को कहा गया है कि बंधु उस वक्त बेजान हो रहा था जब वो अंधेर देव के तंग बाजार में था। उसके पीछे कारें, ट्रक, बसें सब लोग कतार में लगी हुई थी। सभी बेचैन हो रहे थे, उतावले हो रहे थे। उसमें कुछ अमीर लोग थे, अफसर थे, दुकानदार थे, फौजी थे, आम इंसान भी थे। सब उसके पीछे इंतजार कर रहे थे कि कब बंधु हटे और वो लोग आगे बढ़े। रेलवे ड्राइवर भी खासा परेशान हो रहा था आगे बढ़ने के लिए, लेकिन बंधु इन सब बातों से बेनियाज था। उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो ठेले को आगे बढ़ा सके। इस वक्त उसे अपना बचपन में खरीदा हुआ काठ का घोड़ा याद आ गया जो उसने खरीदा था मेले से। सब बच्चों ने दूसरे खिलौने लिए, कुछ ने चाबी के खिलौने लिए, कुछ ने लट्टू लिए, लेकिन बंधु ने अपना काठ का घोड़ा लिया। और इस काठ का घोड़ा को लेकर जब वो बच्चों के बीच जाता तो इसको अपना खिलौना बेकार लगता। काठ का घोड़ा को इसलिए उसने चूल्हे में जला दिया था, लेकिन उसकी शख्सियत उसे ऐसा लगा था कि उसके साथ चिपक गई है। ये सब सोच रहा था और ठेला उसका सरक नहीं रहा था। उसके कदम ऐसा लगता कि वहां पर चिपक गए हों। रह रहकर उसे ये ख्याल आ रहा था कि एक दिन चंदू जो बंधु का बेटा था, उसे भी ये काठ का घोड़ा ही बनना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि उसकी ज़रूरतों की चीज़ वो ला सके। बार बार लोग पीछे हॉर्न बजाकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे, लेकिन बंधु एक जगह खड़ा था। वो सोच रहा था कि वो आगे बढ़े, उसके पाँव में हरकत आए तो फिर जिंदगी आगे बढ़े। आइए अब इस सबक के मुश्किल अल्फाज के माने हम पढ़ें। काठ का घोड़ा यानी लकड़ी का घोड़ा, वफद नुमाइंदों की जमात, रोड मार्च यानी हुक्म न मानने पर फौजी की पीठ पर भारी बोझ लदवाकर सड़क पर दौड़ाया जाना, बेनियाज यानी बेपरवाह, साकित यानी बेहरकत, स्वांग यानी खामोश नकल, रूप बदलना, बरक्स माने बरखिलाफ, महज माने सिर्फ, मुकर्ररा माने तयशुदा। इस सबक में जो गौर करने की बातें हैं वो ये है कि हमें उन इसबाब की तह तक पहुंचना चाहिए कि जिंदगी की दौड़ में कुछ लोग बहुत आगे क्यों निकल जाते हैं और कुछ लोग क्यों बहुत पीछे रह जाते हैं। अगर हमें तरक्की और पिछड़ जाने के इसबाब का इल्म हो जाए तो फिर हम आसानी से अपनी कमजोरियों पर काबू पा सकते हैं। आइए अब इस सबक का खुलासा पढ़ें। इस वक्त बंधु बेजान हो रहा था, वह हिलजुल भी नहीं सकता था। बंधु के ठेले की वजह से अंधेरे देव के तंग बाजार में रास्ता तकरीबन बंद होकर रह गया। बंधु के ठेले के पीछे कारें, ट्रक, बसें, मोटरसाइकिलें, स्कूटर वगैरह की एक लंबी कतार लग गई। उन्हीं के बीच में तांगे और रिक्शे भी फंसे हुए थे। इन गाड़ियों में बड़े बड़े अमीर कबीर लोग, कारखानेदार, कारोबारी सेठ, दफ्तरों के अफसर, दुकानदार, फौजी और पुलिस वाले बाबू, आम आदमी, सौदा साल खरीदने वाली औरतें, स्कूल और कॉलेज के बच्चे, डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर सब रुक गए थे। यूं तो वजीर अपनी कार में बैठा लोगों से बातचीत कर रहा था, मगर बार बार घड़ी भी देखता जाता था। उसका गैर मुल्की वफद से मिलने का वक्त करीब आता जा रहा था। उसका ड्राइवर भी खास परेशान हो रहा था। जो लोग वजीर से बातें कर रहे थे वो खुश थे कि उन्हें वजीर से इतनी देर बात करने और अपने मसले रखने का पूरा मौका मिल गया। इधर कारखानेदार और कारोबारी सेठ भी बार बार अपनी कारों की गद्दियों पर पहलू बदल रहे थे। उनकी निगाहों में लाखों का घाटा घूम रहा था। रेलवे ड्राइवर भी खासा परेशान था। वो अपनी साइकिल का अगला पहिया उठा उठा कर पटक रहा था। उसे गाड़ी लेकर जाना था, उसके लिए वो लेट हो गया था। इधर एक फौजी बार बार अपनी मोटरसाइकिल का हॉर्न बजा रहा था। उसे डर था कि लेट होने पर कमांडेंट ऑफिसर भारी वजन लदवाकर रोड मार्च करवा देगा। लेकिन बंधु इन सब बातों से बेनियाज था। आज उसमें इतनी ताकत भी नहीं थी कि ठेले को आगे बढ़ा सके। उसे बचपन में खरीदा हुआ काठ का घोड़ा याद आ रहा था, जो दूसरे बच्चों के खिलौनों के सामने बिल्कुल हकीर सा था। उसके साथ के साथी कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन किस्मत ने तो उसे भी काठ का घोड़ा ही बना डाला।
बेबस मजबूर लाचार बंधु ठेले वाला वो अपने चंदू को पढ़ा भी न सका। उसके दिल में आया ये ठेला पहले ही सरक नहीं रहा था, क्यों न उसे छोड़कर अलग खड़ा हो जाए। रह रहकर उसके दिल में ख्याल उठ रहे हैं कि एक दिन चंदू को भी यही सब कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए एक कदम उठाना भी दुश्वार हो रहा था, लेकिन उसके पीछे जो लोग खड़े हैं बार बार हॉर्न बजाकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं, लेकिन वो एक जगह खड़ा है, वो आगे बढ़े, उसके पाँव में हरकत आए तो जिंदगी आगे बढ़े।